We are starting a new chapter today, and that is oscillation, simple harmonic motion. But before study what is oscillation, what is simple harmonic motion, we have to know what is periodic motion and what is oscillatory motion. So let's see. What is periodic motion? A motion in which body retraces its path in a fixed interval of time is known as periodic motion. Okay? मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ डेफिनेशन जिससे समझने में इजी हो. तो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया है. यही मैंने डेफिनेशन अभी भी बताया. द मोशन इन विच बॉडी रिट्रेसेस इट्स पाथ इन फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन. ठीक है, मतलब कोई भी बॉडी एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अगर अपने पाथ को रेगुलरली रिपीट कर रहा है, दोहरा रहा है, रिट्रेस कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं. एग्जाम्पल के लिए जैसे क्या होता है, अर्थ जो होती है वो सन के अराउंड हर 365 डेज के बाद एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद मूव करती है. ये हमारी अर्थ हो गई और ये हमारा सन है. तो फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पे क्या हुआ, आफ्टर 365 डेज. तो हमें ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अर्थ जो है हमेशा 365 डेज के बाद सन के अराउंड रिवॉल्व करती है. ठीक है, तो ये हमारे किसका एग्जांपल हो गया, पीरियोडिक मोशन का. नेक्स्ट है हमारा ऑक्सिलेटरी मोशन. ऑक्सिलेटरी मोशन की डेफिनेशन क्या है, अ पीरियोडिक मोशन इन विच बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट मीन पोजीशन. फिक्स्ड पॉइंट को हम लोग मीन पोजीशन भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड ऑक्सिलेटरी मोशन. जैसे हम लोगों ने बार पेंडुलम देखा हुआ है. पेंडुलम को जब हम वॉल में मतलब कील लगाकर इस तरह से लटका देते हैं तो हम देखते हैं हमारा बार पेंडुलम कुछ इस तरह से मूव करता है. ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मीन पोजीशन हो गया. ये कोई हम फिक्स पॉइंट मान लिए और हमारा जो पेंडुलम है वो कुछ इस तरह से फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो मूव करे. टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब यहाँ पे हुआ इधर और उधर गति करता है फिक्स पॉइंट के. लेकिन यहाँ पे कह क्या रहा है कि ऑक्सिलेटरी मोशन जो है वो एक पीरियोडिक मोशन होता है ना. कह रहा है कि अ पीरियोडिक मोशन इन विच बॉडी मूव्स, इट्स मीन हम कह सकते हैं कि ऑक्सिलेटरी मोशन पीरियोडिक मोशन हो सकता है. बट पीरियोडिक मोशन ऑक्सिलेटरी मोशन हो ऐसा ज़रूरी नहीं. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट में आता है. ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट है कि एन ऑक्सिलेटरी मोशन विल बी अ पीरियोडिक मोशन बट इट विल नॉट बी नेसेसरी दैट पीरियोडिक मोशन विल बी ऑल्सो ऑक्सिलेटरी मोशन. कैसे, हम देखते हैं. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पीरियोडिक मोशन है. क्यों, क्योंकि ये भी एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने पाथ को रिट्रेस कर रहा है ना, रिपीट कर रहा है. तो हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये ऑक्सिलेटरी मोशन तो है ही, साथ में पीरियोडिक मोशन है. बट पीरियोडिक मोशन ऑक्सिलेटरी मोशन क्यों नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये पाथ को तो रिट्रेस कर रहा है एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, लेकिन टू एंड फ्रो मोशन नहीं कर रहा है. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो मूव कर रहा है. ऐसा हमें कुछ भी दिख रहा है, बिल्कुल नहीं दिख रहा है. इट्स मीन वी विल से all oscillatory motions are periodic but all periodic motions need not to be oscillatory. ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है. पीरियोडिक मोशन को हिंदी में बोलते हैं आवर्ती गति और ऑक्सिलेटरी मोशन को हिंदी में बोलते हैं दोलनी गति. नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि क्या होता है टाइप्स ऑफ ऑक्सिलेशन. तो अब हमारा है टाइप्स ऑफ ऑक्सिलेशन. तो ऑक्सिलेशन 3 टाइप्स का होता है, फ्री ऑक्सिलेशन, डैम्प्ड ऑक्सिलेशन, फोर्स्ड ऑक्सिलेशन. फ्री ऑक्सिलेशन में क्या होता है, एनर्जी या एम्पलीट्यूड जो रहता है वो कांस्टेंट बना रहता है. ये क्या है, ये टाइम है. ये क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है. ये मिनिमम एम्पलीट्यूड है. और हम लोगों को पता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर एनर्जी बताता है, तो इसलिए हम देख रहे हैं टाइम के साथ जो है एनर्जी जो है हमारा वो कांस्टेंट बना हुआ है. ये एक आइडियल कॉन्सेप्ट है, ऐसा रियल में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता है कि टाइम के साथ एनर्जी बना रहे. कुछ न कुछ एनर्जी का लॉस हो ही जाता है. जैसे ऑक्सिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन एयर हम लोग देख सकते हैं. सिंपल पेंडुलम को अगर एयर में, यहाँ एयर में अगर ऑक्सिलेशन कराएंगे तो क्या होगा, सॉरी वैक्यूम में कराना है सबसे पहले हमको, डैम में हम लोग एयर में कराएंगे. वैक्यूम में जब हम कराएंगे जहाँ पर एयर बिल्कुल भी ना पहुँचे तो क्या होगा, टाइम के साथ ये मतलब अपना मूव करता रहेगा. लेकिन डैम्ड ऑक्सिलेशन में क्या होता है, एनर्जी या एम्पलीट्यूड का
टाइम के साथ डीके होता रहता है। पहले तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा रहता है लेकिन बाद में घटते घटते कम हो जाता है, यानी एयर का कुछ न कुछ रिस्ट्रिक्शन आ गया, इसलिए ये ऑक्सीलेशन जो होता है पेंडुलम का मूव करते करते धीरे 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 क्या होता है, ये स्टॉप हो जाता है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि डैम्ड ऑक्सीलेशन क्या होता है। डैम्ड ऑक्सीलेशन में एनर्जी या एम्पलीट्यूड जो होता है वो टाइम के साथ डिके करता रहता है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, फिर यहाँ कम हुआ, फिर इस तरह घटते घटते एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हम फिगर से देख सकते हैं कि A1 ज़्यादा है A2 से, A2 ज़्यादा है A3 से, इस तरह से। और डैम्पिंग होता क्यों है? डैम्पिंग होता है जब कोई वर्क डन लगता है अगेंस्ट रेसिस्टिव फोर्स। हमने बताया ना, जब हम किसी बार पेंडुलम को वॉल के सहारे फिक्स कर देते हैं और अगर वहाँ पे एयर का रिस्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, हमारा पेंडुलम इस तरह से मूव करते करते क्या होगा, धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि वो उसका एम्पलीट्यूड घटते घटते कम हो जाएगा, वो पेंडुलम क्या होगा, रुक जाएगा। तो वो एग्जांपल होता है डैम्प्ड ऑक्सीलेशन का। थर्ड नंबर पे हम लोग बात करते हैं कि फोर्स्ड ऑक्सीलेशन क्या होता है। फोर्स्ड ऑक्सीलेशन में ये जो डैम्पिंग हो रहा था इसी को रिमूव किया जाता है पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करके। और वो पीरियोडिक फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू F0 साइन ओमेगा टी। हम लोग जानते हैं, हम लोगों को ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि साइन और कॉस क्या होते हैं, पीरियोडिक में आते हैं, पीरियड में आते हैं। साइन और कॉस का यूज़ पीरियड बताने के लिए किया जाता है। पीरियोडिक चीज़ों को बताने के लिए हम हमेशा साइन और कॉस का यूज करते हैं। तो ये हम लोग, ये जो डैम्पिंग हो रही थी इसी को रिमूव करने के लिए ये जो डॉटेड पॉइंट से दिखाए हैं वो हमारा क्या है, एक पीरियोडिक फोर्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, इसका एग्जाम्पल होता है जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं BSc पार्ट 1 में, सोनोमीटर फेड बाई AC मीन्स, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ फोर्स्ड ऑक्सीलेशन। डैम्पिंग को हम लोग रिमूव कर देते हैं। यहाँ पे ये जो डॉटेड पॉइंट है F इक्वल टू F0 साइन ओमेगा टी से। तो जब इसको ये पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करके हम लोग डैम्पिंग फोर्स को रिमूव कर देते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हमारा ऑक्सीलेटर जो होता है वो ऑक्सीलेट करने लगता है कांस्टेंट एम्पलीट्यूड से। और ये जो पीरियोडिक फोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया है इसकी फ्रीक्वेंसी से अब हमारा ऑक्सीलेटर जो है वो ऑक्सीलेट करने लगता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफिनीशन क्या होती है। हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की ज्योमेट्रिकल डिफिनीशन क्या होती है और फिजिकल डिफिनीशन क्या होती है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की ज्योमेट्रिकल डिफिनीशन ये होती है कि द मोशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एनी डायमीटर इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज SHM। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो डिफिनीशन लिखी हुई ये क्या होती है। कह रहा है कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये क्या होता है, इसको समझने के लिए हम देखते हैं। ये इस तरह से हमारा सर्कुलर मोशन मतलब हमने बनाया है जिस पे हमारा पार्टिकल जो है मूव कर सके, और ये हमारा कोई मीन पोजीशन है। सबसे पहले क्या होता है कि हमारा पार्टिकल जो होता है वो यहाँ होता है जब समय 0 होता है। फिर जब हमारा पार्टिकल चलता है, मूव करता है, तो वो t समय के बाद यहाँ पर हमारा पार्टिकल पहुँच जाता है। और यहाँ पे हम क्या ड्रॉ कर देते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो अब ये जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं कि मोशन ऑफ फुट, ये हमारा कहलाएगा मोशन ऑफ फुट। तो इसको रफली समझते हैं हम लोग। जैसे सपोज ये हमने कोई लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पर पार्टिकल हमारा सबसे पहले यहाँ था, फिर हमारा पार्टिकल जो है वो यहाँ पे पहुँच जाता है, यहाँ पे पहुँच जाता है और यहाँ हमने इस तरह से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये क्या कहलाया, मोशन ऑफ फुट। अगर हमारा पार्टिकल यहाँ पहुँच जाता तो हम परपेंडिकुलर यहाँ डालते, अब ये मोशन ऑफ फुट हो जाता है। सिमिलरली हमारा पार्टिकल एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पहुँच जाएगा और ये कहलाएगा मोशन ऑफ फुट। इसी तरह से अगर अब रिवर्स डायरेक्शन में देखें, पार्टिकल क्या होता है, अगर यहाँ पहुँच जाता है किसी समय और हम लोग यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो ये हमारा कहलाएगा मोशन ऑफ फुट। अगर पार्टिकल यहाँ पहुँच जाता है और हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये हमारा कहलाता है मोशन ऑफ फुट। और इसी तरह से एक टाइम ऐसा आएगा कि पार्टिकल यहाँ पहुँच जाएगा और ये कहलाएगा मोशन ऑफ फुट। तो हम लोग ये अच्छी तरह से देख सकते हैं कि हमारा पार्टिकल जो है वो पीरियोडिक मोशन भी कर रहा है, अपने पाथ को एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद रिट्रेस कर रहा है। और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा पार्टिकल जो है वो ऑक्सीलेटरी मोशन भी है, क्योंकि वो एक मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन भी कर रहा है ना। तो यही तो डिफिनीशन हमने बताई कि द मोशन ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर
ऑन एनी डायमीटर, ये क्या है हमारा डायमीटर है, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज SHM। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमारा पार्टिकल सबसे पहले यहाँ पे रहता है, फिर टी टाइम के बाद पार्टिकल यहाँ पहुँच जाता है, उसका कोऑर्डिनेट हम लोग ले लेते हैं XY, यानी ये डिस्टेंस हमारी x हो गई, ये डिस्टेंस y हो गई। यहाँ पर हमारा पार्टिकल इस तरह से पहुँचा, हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया और एक हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ये एंगल थीटा है तो अंतः एकांतर कोण से ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं, मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ये इतनी डिस्टेंस क्या हो गई, ये हमारी एम्पलीट्यूड हो गई। और ये भी इधर मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस, ये भी एम्पलीट्यूड हो गया। ये पूरा ए, मतलब हम लोग कहीं भी देखेंगे तो ये इतनी डिस्टेंस क्या बताएगी हमारी एम्पलीट्यूड, तो वही हम लोगों ने लिख दिया रेडियस जो एम्पलीट्यूड बता रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि ये कैसे आ रहा है, x इक्वल टू ए कॉस थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ओ पी एन की, तो यहाँ से हम लोग क्या देख सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस इसका x है, हाइपोटेनस ये है, यानी ये भी तो एम्पलीट्यूड ही बता रहा है, मीन पोजीशन से ये भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी x बाई ए। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, वो चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे राइट कर दी है। फिर अगर इस ट्रायंगल की बात करें ओ एम पी की, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे y, क्योंकि थीटा के सामने की ही जो लाइन होती है, जो साइड होती है, उसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो y अपॉन में हाइपोटेनस क्या हो जाएगा a, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से ए साइन थीटा। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं छोटे क्लास की, फिर भी मैंने यहाँ पे बता दिया। तो यानी यहाँ से हमें दो इक्वेशन मिला, x इक्वल टू ए साइन थीटा, वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, और ये दोनों इक्वेशन ही सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है इन दोनों इक्वेशन में, y इक्वल टू ए साइन थीटा। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम लोग जब भी फिगर ड्रॉ करते हैं तो कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इसको हम लोग x एक्सिस मानते हैं, इसको y मानते हैं, और हमारा जो मोशन होता है वो वाई एक्सिस के ही अलोंग इस तरह से होता है। तो इसीलिए हम लोग लिखते हैं वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, ये हमारा जो मोशन हो रहा है ये वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है। तो मोस्टली यही यूज़ किया जाता है, बाकी यूज़ हम दोनों कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और कितने टाइम में हुआ, दैट इज़ ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। मतलब हमारा पार्टिकल कितना एंगुलर डिस्प्लेस हुआ, तो हम लोग देख रहे हैं थीटा एंगल डिस्प्लेस हुआ कितने टाइम में, टी टाइम में, तो ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी। और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट इक्वेशन आया, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसका आगे यूज होगा जब हम लोग टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ निकालेंगे और भी चीज़ें निकालेंगे, तो ये इक्वेशन का बार बार यूज़ होगा। अगर कोई इनिशियल फेज फाई है तब इक्वेशन क्या हो जाएगा, सपोज अब ऐसा नहीं है कि यहाँ मतलब जीरो से चलना स्टार्ट कर रहा है, मतलब उसका पहले ही कुछ ना कुछ इनिशियल फेज फाई रह चुका है टी बराबर जीरो पे, फिर थीटा एंगल पे फिर वो आगे बढ़ेगा, टी समय पे थीटा एंगल क्रिएट कर देगा इस तरह से, तो ये एंगल जो बनेगा ये एंगल वो थीटा प्लस फाई को शो करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। ये रहा हमारा ज्योमेट्रिकल डिफिनीशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की फिजिकल डिफिनीशन क्या होती है। हम लोग अब देखेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की फिजिकल डिफिनीशन क्या होती है। इफ़ अ बॉडी मूव्स इन सच अ वे दैट रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजिशन, देन द मोशन ऑफ बॉडी विल बी एज सच। कोई भी बॉडी है या कोई भी पार्टिकल है, ये हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे ये मूव कर रही है, जब पार्टिकल इस तरफ गई, एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस तरफ गया, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो इसके जस्ट अपोजिट साइड लगेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स मीन पोजीशन की तरफ लगेगा। तो कह रहा है कि यही जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा फर्स्ट पावर ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, यक्स की पावर 1 लिखे या यक्स, बात एक ही है। माइनस साइन क्यों? क्योंकि हमारा पार्टिकल इधर जा रहा है बट रिस्टोरिंग फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, मीन पोजीशन की तरफ, इसलिए दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, इसलिए माइनस साइन। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? एफ इक्वल टू माइनस के एक्स। तो एफ को हम लोग क्या लिख सकते हैं? एफ इक्वल टू यम में होता है यानी यम, और ए को हम क्या लिख सकते हैं? डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स। और फिर यहाँ पे लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस, ये यहाँ पे इंटू हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस के बाई एम एक्स। और इसको हम लोग लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, ये इधर आएगा, क्या हो जाएगा? प्लस के बाई एम इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है एसएचएम के लिए। दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। इसको हम और भी सिंप्लिसिटी करके लिख सकते हैं डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर क्या है? ओमेगा स्क्वायर यहाँ क्या है? के बाई एम। और अगर हम ओमेगा लिखे तो ओमेगा क्या हो जाएगा? ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट में के बाई एम। यहाँ पे ओमेगा जो है ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, यहाँ पे जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम का सॉल्यूशन क्या है? तो यहाँ पे हम लोगों ने जो निकाला था x इक्वल टू ए कॉस थीटा, उसी में ये ऐड हो जाएगा, x इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस फाई ऐड कर देंगे, या थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए कॉस थीटा की जगह हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है ओमेगा टी, लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस फाई। दिस इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। ये बात आई होप समझ में आई होगी कि कोई पार्टिकल है यहाँ पे मेन पोजीशन पे है, जब डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल हमारा इस तरफ मूव करता है, ये एम क्या है? इस पार्टिकल का मास है, ठीक है। जब हमारा पार्टिकल इस तरफ गया, ये मेन पोजीशन होगी, पार्टिकल इधर गया तो जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है वो मेन पोजीशन की तरफ लगता है, अंदर की तरफ लगता है, और रिस्टोरिंग फोर्स को हम एफ से डिनोट कर देते हैं। यही बात इस केस में भी आती है। सपोज अगर हमारा पार्टिकल इस तरफ जाता है तो रिस्टोरिंग फोर्स अब किधर लगेगा? रिस्टोरिंग फोर्स अब इधर लगेगा, अंदर की तरफ। दोनों ही कंडीशन में ये बात आती है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है? टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ एसएचएम। हम लोग बात करेंगे कि टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ एसएचएम क्या होता है। तो ये हमारा टाइम को ये शो कर रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट बता रही है, ये वाली एक्सिस। ये हमारा प्लस ए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है, माइनस ए मिनिमम एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। हमने बताया था स्टार्टिंग में ही कि इस इक्वेशन का बार बार यूज़ लगेगा, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अब ओमेगा की वैल्यू हमने ये कैसे पुट की? तो ये हमारा कोई पार्टिकल है, अगर सर्कुलर मोशन में इस तरह से मूव कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, और एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में ये 2 पाई डिस्टेंस जो है क्रिएट करता है ना। हम लोगों को पता है ये पूरा इतना पाई होगा, और जब ये पूरा घूम के आएगा तो फिर से पाई होगा, पाई पाई ऐड होकर 2 पाई हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। यहाँ डिस्टेंस कितनी क्रिएट हो रही है? 2 पाई, और वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा, है ना। तो टी इक्वल टू क्या हो गया? 2 पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई टी, है ना। जब टी इक्वल टू समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी 2 पाई, चाल कितनी यहाँ कोड़ी चाल ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 पाई अपॉन में टी। ओमेगा की वैल्यू हम लोगों ने लिख दी 2 पाई अपॉन में टी। तो ये इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे स्मॉल टी क्या है? टाइम है। टाइम क्या? वेरिएबल है, टाइम बदलता रहता है ना। तो हम लोग अलग अलग टाइम पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देख लेते हैं। तो किसी भी सिस्टम को एक कंप्लीट साइकिल जो है पूरा करने में जो लगा समय होता है वही क्या कहलाता है? कैपिटल टी, टाइम पीरियड, है ना। तो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक जो है एक टाइम पीरियड कहलाता है। जैसे सपोज ये पूरा एक टाइम पीरियड है, 0 से लेके स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4,
ये कंप्लीट साइकिल यहाँ तक दिखा रहा है, तो अब यहाँ पे तो ज़ीरो ही रहेगा। अब ये टी का फर्स्ट वाला पार्ट है ना, मतलब चौथाई का t/4 हो जाएगा। सेकंड ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t/4। ये t का जो है 2/4 भाग है, तो 2 × 2 2 2 4, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा t/2। नेक्स्ट 3 पे क्या हो जाएगा, ये t का 3/4 भाग है यानी 3t/4, ये चीज़ इतना। नेक्स्ट हम लोग पहुँचेंगे 4t/4, 4 4 कैंसिल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, t बचेगा, तो वो हम लोगों ने लिखा t। यानी सबसे पहले चौथाई का ज़ीरो वाला पार्ट तो ये ज़ीरो ही रहेगा, तो ये ज़ीरो हो गया। फिर नेक्स्ट t का 1/4 भाग t/4, फिर t का 2/4 भाग कितना हो जाएगा t/2, फिर ये 3t/4, ये 3t/4, फिर नेक्स्ट ये वाला 4t/4, जिसको हम लोग t लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से ये हमारी साइकिल है, 0 फिर t/4, फिर यहाँ t/2, ये 3t/4 और ये t। तो हम लोग इन्हीं सब टाइम पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं कि क्या क्या आया हुआ है। तो जब हम लोग t बराबर 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। फिर जब हम लोग t बराबर t/4 रखेंगे तो हमें a मिलेगा। कैसे, अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं। हमारा इक्वेशन क्या है, y = a साइन 2π/t इंटू t है ना, और इसी t की जगह में क्या रखना है, t/4। तो ये हो जाएगा y = a साइन 2π/t इंटू t/4। t से कैंसिल, 2 × 2 2 2 4, बचा क्या, y = a साइन, ये पाई बचा और ये यहाँ पे 2, y = a साइन π/2, और हमें पता है साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 हो गई, तो यानी y = a। सिमिलरली जब हम लोग t/2 रखेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो वो हम लोगों ने रख दी। इसी तरह 3t/4 रखेंगे तो हमें -a मिलेगा, t रखेंगे तो हमें 0 मिलेगा। तो यही हम लोग चेक करना, हम लोग देखते हैं। जब हम लोगों ने t बराबर 0 रखा तो डिस्प्लेसमेंट कितना था, 0। जब हम लोगों ने t = t/4 रखा तो हमें क्या मिला, +a ना, यानी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ये क्या शो कर रहा है, मैक्सिमम। फिर जब हमारा t/2 आया तो t/2 पे कितना आया एम्पलीट्यूड, 0, फिर से अगेन 0, इस लाइन पे आ गया। फिर जब हम लोगों ने 3t/4 रखा फिर हमें कितना मिला, मिनिमम एम्पलीट्यूड -a, ये इस लाइन पे। फिर जब हम लोगों ने t रखा तो क्या मिला हमको, 0 मिल गया, अगेन ये इस तरह से, ठीक है। जब हम लोग यहाँ t की जगह t रख देंगे, t से कैंसिल हो जाएगा और 2π की वैल्यू कितनी होती है, 0। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या हुआ, एक कंप्लीट साइकिल हुआ। और एक कंप्लीट साइकिल, किसी भी सिस्टम को एक कंप्लीट साइकिल पूरा करने में जो टाइम लगता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। ये इतनी डिस्टेंस क्या हो गई, वेवलेंथ। किसी भी, अब जैसे बात आएगी ना कि वेवलेंथ क्या होता है, तो एक कंप्लीट साइकिल में वेव जितनी डिस्टेंस कवर करती है उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, वेवलेंथ। एक ये कंप्लीट साइकिल, हाँ है ना, एक कंप्लीट साइकिल में वेव जितनी डिस्टेंस कवर करती है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ, और इसको हम लोग लैम्डा से डिनोट कर दिए। और ये क्या शो कर रहा है, ये पूरा जो है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। तो ये हमारी बात हो गई टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ की। अब हम लोग देख लेते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी को कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ हम बात करेंगे वेलोसिटी इन एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया y = a sin ω t, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होता है। अब हमें वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी के लिए हमें इस इक्वेशन को एक बार डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो ये हो जाएगा dy/dt, और इसको लिख सकते हैं a sin ω t का डिफ्रेंशिएशन cos ω t, और फिर इंटू में ओमेगा हो जाएगा, है ना। फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy/dt = a ओमेगा cos ω t। यहाँ तक तो क्लियर है। अब हमको निकालना है इक्वेशन 2 में, हमें अगर cos ω t की वैल्यू मिल जाती, हम रख देते, तो हमको वेलोसिटी मिल जाती है एसएचएम में। हमको ये चीज़ फाइंड करना है, ठीक। तो हम लोग निकालते हैं। तो cos ω t कैसे निकलेगा, हम लोग जानते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 होता है। यहाँ थीटा का काम कौन कर रहा है, ω t।
तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कितना आ जाएगा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब साइन ओमेगा टी की वैल्यू पता रहे तब तो हम लोग रखेंगे। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ओमेगा टी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी वाई बाई ए। इट्स मीन साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ इसकी वैल्यू रख देंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू वाई स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ये रख देंगे। यहाँ से क्या निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी ए स्क्वायर एलसीएम, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें, 1 बाई ए बाहर हो जाएगा और रूट में क्या बचेगा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या हम लोग कॉस ओमेगा टी की वैल्यू ले जाके इक्वेशन 2 में रख सकते हैं, बिल्कुल। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, u इक्वल टू ए ओमेगा, कॉस ओमेगा टी की वैल्यू रखेंगे 1 बाई ए इंटू में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, u इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी इन एसएचएम। ये है हमारा इम्पोर्टेंट इक्वेशन निकल के कि हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं। अब अलग अलग कंडीशन देख लेते हैं। पहली कंडीशन देख लेते हैं हम लोग, जब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा, इफ y इक्वल टू जीरो। अगर y जीरो होगा तो u क्या हो जाएगा, u इक्वल टू ओमेगा ए हो जाएगा, या u इक्वल टू ए ओमेगा, क्योंकि y की वैल्यू जीरो हो गई, रूट में ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो a हो जाएगा। और ये क्या हो गया, मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई एसएचएम की, कब, जब u जीरो, अरे y जीरो होगा डिस्प्लेसमेंट। कैसे, हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये हमारा सिंपल पेंडुलम है, इसको लटका देंगे हम लोग इस तरह से, तो क्या होगा, जब ये इस तरफ जाएगा, फिर जब मीन पोजीशन पे आएगा, यहाँ मीन पोजीशन होती है, मीन पोजीशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी। और जब वेलोसिटी सबसे ज़्यादा इसके पास हो जाएगी, यहाँ से यहाँ पे गई रहेगी, टू एंड फ्रो मोशन करती है पार्टिकल। ये हमारा पेंडुलम जब मूव करके यहाँ जाएगा, फिर जब वापस आएगा मीन पोजीशन पे, तो उस टाइम इसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, और इस वजह से ये काइनेटिक एनर्जी को गेन करके फिर ये इस तरफ भी मूव करने चला जाएगा और फिर वापस यहाँ आ जाएगा। तो इट्स मीन क्या होता है, जब y इक्वल टू जीरो रहता है तो उस कंडीशन में मैक्सिमम वेलोसिटी रहती है। सेकेंड कंडीशन हम लोग देखेंगे, अगर y जो होती है a रहे, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट a हो जाए, तब क्या होगा, उस कंडीशन में हम लोग देख लेते हैं। तब क्या हो जाएगा, u इक्वल टू ओमेगा ए स्क्वायर। अब y की वैल्यू हम लोगों ने a रख दी है, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जीरो हो जाएगा, यानी मिनिमम वेलोसिटी u मिनिमम कितना आ गया, जीरो। कैसे, अब हम लोग फिर से अगेन पेंडुलम को लटका दिए। अब हमारा जो है पेंडुलम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक हुआ, ए तक। तो क्या हुआ, हमारा पेंडुलम जब मूव करके यहाँ गया तो यहाँ कहीं रुक जाएगा ना, जाने के बाद यहाँ रुक जाएगा, फिर बाद में वापस आएगा ना। जब इतना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, हमारा पेंडुलम मूव किया, तो यहाँ जाने के बाद रुक जाएगा, रुक गया, इट्स मीन इसकी वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो गई, जीरो हो गई। तो वही तो हमने लिखा कि यू मिनिमम क्या हो जाएगा, जीरो, कब, जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए कवर करेगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे कि वेलोसिटी इन एक्सेलरेशन, और सॉरी आई मीन टू से हम लोग फाइंड करेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करते हैं। तो ये हमें इक्वेशन पता ही है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। हमें यहाँ एक्सेलरेशन चाहिए, यानी इस इक्वेशन को हमें दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। पहली बार हमने किया तो हमें मिला डी वाई बाई डी टी इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सेकेंड टाइम हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ए पहले से ही है, कॉस ओमेगा टी का साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और ये ओमेगा तो है ही पहले से, और इस साइन ओमेगा टी का ओमेगा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। साइन का कॉस होता है, कॉस का माइनस साइन हो गया है यहाँ पे। फिर ये क्या हो गया, ए इक्वल टू डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर, ये टी है, डी टी स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, और ए साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है, वाई है।
तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। और यही क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन निकालने का तरीका है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दिखा रहा है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है माइनस वाई के। वाई हमारे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है और ए एक्सेलरेशन है। अगर इसी में हम एम से मल्टीप्लाई कर दे तो ये क्या हमारा फोर्स नहीं बन जाएगा, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो हमारा रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के फर्स्ट पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जबकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का काम एक्स न करके वाई कर रहा है। तो वही बात है। अब हम देख लेते हैं कि इस एक्सेलरेशन के लिए अलग अलग क्या कंडीशन होती है। तो पहली कंडीशन जो होती है वो क्या होती है कि इफ़ y इक्वल टू अगर जीरो हो जाए तो एक्सेलरेशन क्या रहेगा। अगर y जीरो हो जाएगा तो हमें साफ साफ दिख रहा है, हमें मिनिमम एक्सेलरेशन मिलेगा, जीरो मिल जाएगा। और सेकंड कंडीशन क्या है हमारी कि अगर y जो है हमारा a हो जाए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो जाए, तब क्या होगा। तो हमें ये जो है, ये जो a बता रहा है वो एक्सेलरेशन के लिए है और ये जो a बता रहा है वो एम्पलीट्यूड के लिए है। ये a एक्सेलरेशन के लिए है और ये एम्पलीट्यूड है। ठीक, तो y इक्वल टू जब a रख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये माइनस साइन के साथ क्यों आ रहा है, ये यहाँ पे क्या है, ये मीन पोजीशन है हमारी। पेंडुलम हमारा जब इधर जाता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इधर गया, फिर क्या होगा, हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि हमारा जब पार्टिकल इधर जाता है या कोई भी चीज़, बॉडी हो गई या पेंडुलम हो गया या पार्टिकल हो गया, इधर जाता है तो जो रीस्टोरिंग फोर्स लगता है वो उस पार्टिकल को मीन पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करता है। तो ये निगेटिव डायरेक्शन की तरफ आ रहा है। तो निगेटिव डायरेक्शन का मतलब ही होता है क्या, मंदन होता है ना। और मंदन में क्या हो जाता है, माइनस साइन लगता है। तो ए मैक्सिमम हमें क्या मिल गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए।